बात आपने कही इनके उज्ज्वला योजना के, जो पीएम का सबसे महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री का यदि बड़ी उपलब्धियों में से 3-4 यदि गिना जाए, उसमें से उज्ज्वला है। उस योजना को ये लाना चाह रहे थे। तमाम चीजों के बाद जितिन का जाना, उत्तर प्रदेश के भी किसी पत्रकार ने ये नहीं इस चीज इन सब चीजों को नहीं उठाया। और जो मैं कहता हूं कि ये जो मीडिया है, जिसमें मेरा एक संपादक हुआ करता था, मुझे बार बार वो चीजें कहीं ना कहीं कौंधता है कि वो कहता था कि टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। जब भी मैं इस तरह के संपादकों को देखता हूं स्क्रीन पे, जो अब इतने हल्के लोग एक्टिंग करते हुए स्क्रीन पे बड़े बड़े दिखते हैं, उन सबने कल एक लाइन चलाया कि उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरा बीजेपी ने ले लिया। ये लगातार मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक प्रियंका प्रयोग परियोजना चला रही थी। एक तस्वीर मैं भी देख रहा था जितिन प्रसाद और प्रियंका वाड्रा के साथ। अब देख रहा हूं उसे कि वो अमित शाह जी के साथ हैं। इस पूरी चीज को कि लगातार मैं देख रहा हूं कि एक भेड़ चाल मीडिया चलती है कि एक चैनल का एक आदमी कह दिया, तमाम चैनल उसको उठाना शुरू किया कि एक ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मण चेहरा। उत्तर प्रदेश में इसे क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या जितिन प्रसाद को एक ब्राह्मण चेहरा जाना जाए? मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ रहा था, कहा कि जितिन को हम ब्राह्मण क्यों माने, उसके पुस्त में ब्राह्मणों से किस बहू बेटी की शादी की गई है। अब ये इस लेवल पे कांग्रेस के नेता उतरे हैं कि जितिन प्रसाद के परिवार में कहां से, किस घर से ब्राह्मण लड़की लाया गया, या किस बेटी को जो है ब्राह्मण लड़कों से ब्याह गया। इस स्तर पे कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। लेकिन उससे हट करके ये मीडिया के चरित्र को यदि देखें, तो सिर्फ कुछ नहीं कहने के लिए जितिन प्रसाद के चरित्र को यदि वो जान पाते, जितिन प्रसाद के उज्ज्वला योजना को, उनके काम को, उनके पिता को काम को, ये जाति के सोच से अब तक हमारी मीडिया क्यों नहीं निकल पा रही है? नहीं, इसके दो ही कारण है मनीष जी। या तो ये प्रचंड मूर्ख है, और या ये बहुत शातिर किस्म के धूर्त है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताता हूँ। देखिए, मैं कभी इस विषय पर बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब ये मामला बहुत ज्यादा गर्म इन लोगों ने कर दिया, मैं अब इसलिए बोल रहा हूँ आज। देखिए, एकमात्र जाति, पूरा इतिहास अभी बताऊंगा आपको, जो ब्राह्मण है, उसने जातिगत आधार पर तो अपना नेता ही नहीं चुना कभी मनीष जी। ब्राह्मणों की पसंद, राजनीतिक पसंद कभी जातिगत आधार पर रही ही नहीं। उसकी उसकी प्राथमिकताएं, उसकी कसौटी कुछ और होती है, इन मूर्खों को मालूम नहीं। पहले बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अब समझिए 47 के बाद इतिहास में, प्रदेश में अगर आप बात करिए, भाई देखिए, नेहरू को जमाना था तो पंडित जी लिखते थे, पंडित नेहरू, और उनकी 360 सीटें आती थी, विपक्ष होते नहीं था, तो उसमें सभी जातियां वोट देती थी। उसको कोई ब्राह्मण की 8-9% है लखनऊ यूपी में, बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो 10 होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो 10% से कांग्रेस की जो है सीटें नहीं हो जाती थी 350, तो सभी दल देते थे, दूसरा सामने कोई विपक्षी नहीं था। तो उस एरा को तो किनारे कर दीजिए। 70 से आइए मनीष जी, तो उत्तर प्रदेश में देखिए, एक जो सबसे बड़े नेता हुए ब्राह्मण नेता वास्तव में जिनको कहा जाए, वो कमलापति त्रिपाठी, बनारस के। तो वो राजनीति की वजह से नहीं थे, उनका इतिहास लोग नहीं जानते हैं। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और ये कहा जाता है कि अपने जीवन काल में उनके बराबर ज्योतिष कोई था ही नहीं। उनको ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो बनारस के अंदर लोग कहते थे कि बाबूजी के बराबर संस्कृत और ज्योतिष का इस समय ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है। और वो उस परिवार से थे जिसने दारा शिकोह को संस्कृत पढ़ाई थी, उनके पूर्वजों ने। तो इस पृष्ठभूमि के साथ आए थे, फिर वो नेता बहुत बड़े हुए, तो वो ब्राह्मण चेहरा बने। वो उनको लोग ब्राह्मण नेता कहते थे, तो मतलब वो निर्विवाद नेता थे। लेकिन मनीष जी, हमने कहा ना, ये ब्राह्मण जाति जो है, इसकी कसौटियां बड़ी दूसरी होती हैं। बनारस गढ़ था, बनारस ब्राह्मण बाहुल्य संसदीय सीट थी। लेकिन जब ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो 88 या 89 में पंडित कमलापति त्रिपाठी पे सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा, और उन्होंने एक बयान दिया। तब बहुत सब लोग उसको जानते हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पे चलने वाली कुदाल पहले मेरी गर्दन पे चलेगी, फिर बाबरी मस्जिद पे चलेगी। और मनीष जी, इस एक बयान का नतीजा यह था कि बनारस तक जमानत जब्त हो गई थी कमलापति त्रिपाठी की, जिनके नाम से लोग जीतते थे। अब ब्राह्मण के नाम पे जीतते थे कि ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण नेता है। लेकिन ब्राह्मण कभी इस तरह की बातें, उसकी अपनी कसौटियां हैं, वो जाति उसके लिए बाद में आती है। आपका सारा ज्ञान धर्म जो है वो किनारे कर देता है। वो उसको लगा कि ये जो इनकी राजनीतिक सोच है,
ये धर्म के विपरीत है, समाज के विपरीत है, समाज की जो इच्छा है, जो जनभावना है उसके विपरीत है ये। तो उसी मतलब मैंने तो दौर देखा, मेरा बचपन गुजरा है कि बनारस में एक छत्र राज था कमलापति त्रिपाठी के परिवार का, कोई था ही नहीं दूसरा। और उसी बनारस में कमलापति की जमानत जब कराई थी लोकसभा के चुनाव में, सिर्फ एक बयान पे महंगा पड़ गया था। तो ये ब्राह्मण जाति को जात से बार वो कोई बंधुआ गुलाम की तरह किसी के साथ नहीं जुड़ जाती। तो एक तो मैंने बताया था कमलापति से बड़ा कोई ब्राह्मण नेता प्रदेश स्तर बात पर हुआ ही नहीं कोई, ना उनके पहले हुआ ना उनके बाद हुआ कोई। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी, मैं कांग्रेस के, प्रमोद तिवारी भाजपा में, कैलाश मिश्रा, हर दल में, समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा, बड़े नाम है। इन सबने कोशिश की लेकिन ब्राह्मणों ने इनको नेता नहीं माना। जब कांग्रेस में ढोल बजा के प्रमोद तिवारी, नारायण दत्त तिवारी थे, तो ब्राह्मणों ने कल्याण सिंह को अपना नेता माना था, क्योंकि उन्होंने जाना था कि यह योग्य व्यक्ति है। अभी चुनाव में कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के जब घूम रहे हैं राहुल गांधी कि मैं दत्तात्रेय को गोत्र फलाना ब्राह्मण ठिकाना ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने उनको नेता नहीं माना, ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नेता माना। बिल्कुल सही बात। ब्राह्मण जातिगत आधार पर तो कभी फैसला ही नहीं करता, राजनीतिक फैसले तो नहीं ही करता। ये अलग बात है कि आप ब्राह्मण हैं, आप में योग्यता भी है, तो वो आपको नेता मान लेगा, लेकिन वो केवल आप ब्राह्मण है इसलिए नेता मान लेगा, ये असंभव है। मैं पिछले 30-40, अब मैं आपको बता दूं, जैसे इन नेताओं को नहीं माना, अटल बिहारी वाजपेयी को मान लिया। अटल बिहारी वाजपेयी के निर्विवाद नेता थे, ब्राह्मण नेता थे, हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी क्षमताएं थी, अपनी योग्यता थी, मतलब दुनिया ने लोहा माना उनका, तो ब्राह्मण भी उनको मानता था क्योंकि उसी, लेकिन केवल इसलिए ये ब्राह्मण है तो इसलिए कभी नेता नहीं माना। और सबसे खास बात है, जिनको नेता माना मनीष, चाहे वो कमलापति त्रिपाठी हो और या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनका इतिहास पता करिएगा मनीष जी, इन्होंने न तो कभी संगठन बनाया कोई ब्राह्मणों के नाम का, न इन्होंने कोई ब्राह्मणों के नाम की कोई रैली की, और ना ही इन्होंने कभी ये कहा कि मैं ब्राह्मण हूं मुझको वोट दो, या ब्राह्मण मुझे, वो कहता नहीं है, ब्राह्मण कभी कहता नहीं है। मैं आपको बहुत समय है, तो मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे शिक्षित राजनेताओं में कुछ लोग रहे हैं, उनमें एक डॉक्टर अम्मार रिजवी, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, अब तो बहुत वृद्ध है भी मेरे ख्याल से हैं। उन्होंने बात कही थी और बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, तो मैंने यार मेरी समझ में आज तक नहीं आया, मेरे 30-40 साल गुजर गए राजनीति में, ये मुझसे मैं बता रहा हूँ करीब 2000 या 99 बात है, मैं 40 साल से राजनीति देख रहा हूँ कि एक ऐसी कौम है ये ब्राह्मण कि ना तो इनका कोई संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, ना ये कोई रैली करते हैं, लेकिन इनका अंडर करंट पता नहीं क्या है कि ये जब मानते हैं तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आदमी को नेता मानते हैं। तब तो मोदी जी नहीं थे, क्या जैसे इन्होंने इंदिरा को नेता माना, तो फिर माना कहते तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्राह्मण वोट इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ता था, नेहरू के नाम पे पड़ता था। और कहीं अटल बिहारी को माना तो कहीं आज की तारीख में, तब अटल जी का दौर चल रहा था, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी कहीं वो कभी अपील नहीं करते, ना उनका कोई संगठन है, लेकिन कहीं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्राह्मण वोट अटल बिहारी वाजपेयी को पड़ता है। और उस चीज को मनीष जी आज की तारीख में आप अगर देखिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुसंख्यक का मतलब 90% ब्राह्मणों को वोट वो नरेंद्र मोदी को पड़ता है। न नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है, न नरेंद्र मोदी कभी ये कहते कि ब्राह्मण मुझे वोट दें। तो वो ब्राह्मण एक अलग कौम है, एक अलग प्रजाति है, समझ लीजिए, विशिष्ट विलक्षण है जो भी है। आपने बहुत अच्छे ढंग से चीज की व्याख्या की सर। बावजूद इसके इस घटिया लेवल पे कि जतिन प्रसाद ब्राह्मण हैं, इसीलिए जतिन प्रसाद मतलब ये ब्राह्मण चेहरा हो गए यूपी में ब्राह्मण, ये क्या योगी के मुद्दे को लेकर के जो एक योगी को ब्राह्मण विरोधी बनाया जा रहा है, ये मूर्खता बस इसका प्रदर्शन किया गया या फिर धूर्तता बस इसका प्रदर्शन किया गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक षड्यंत्र हो रहा है उस योगी के खिलाफ जिसके लिए जाति मायने नहीं रखता, जो अपने पिता के लिए कहता है कि मेरे पूर्ववर्ती पिता। इस स्तर का षड्यंत्र योगी के खिलाफ हुआ कि योगी ब्राह्मण विरोधी हैं, और इसीलिए जतिन प्रसाद वाले मुद्दे को इसे मूर्खतावश माना जाए, इन्हें मूर्खतावश माना जाए या धूर्ततावश माना जाए कि जतिन प्रसाद को कहा जा रहा है ब्राह्मण चेहरा। और जब मैं फिर उससे दोहरा रहा हूं इस चीज को, मैंने कांग्रेस के यूपी के कुछ कांग्रेसी नेता के बयान पढ़े हैं, वो कहते हैं जतिन प्रसाद काहे का ब्राह्मण हो गया, उसने उसके घर में किस लड़की के और किस लड़के के ब्राह्मण घर में ब्याहे गए।
ये राजनीति का ये कौन सा स्तर है कि हमें तोड़ने की का षड्यंत्र रचा जाता है, जिसके आधार पे वो एक तरफ तो तुष्टीकरण के वोट को एक जोर से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ हिंदू समाज का कोई एक जाति ले लिया जाए। जैसे बिहार में MY समीकरण लालू यादव ने चलाया, 25 साल तक लगभग चलाया, आज भी चला रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने इधर चलाया। हर स्टेट में होता है तुष्टीकरण। कांग्रेस ने सालों तक चलाया कि एक कांग्रेस एक वोट ले लिया जाए मुस्लिम तुष्टीकरण का, और दूसरी तरफ ब्राह्मण और कहा जाता है कि दलित वोट। और देश भर में ही सच, क्योंकि कांग्रेस को देशव्यापी राजनीति करनी थी, इसीलिए उसने मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण चुना। दूसरी जाति जो है मुस्लिम और एक खास जाति चुन लेते हैं। इस पूरी राजनीति पर, क्या इस राजनीति से हम उबर नहीं पा रहे हैं? ये मीडिया का कौन सा घटिया स्तर का सोच है जिससे वो अभी तक भी नहीं निपट पाया है? ना देखिए, मीडिया तो जो है ये एक तो शुरू पे सनसनी पे, खासकर जो न्यूज चैनलों का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ये सिगूफे और सनसनी में पूरी की पत्रकारिता आधारित है। मेहनत ये करना नहीं चाहते, संदर्भों की इनको जानकारी नहीं है, न ये तथ्यों को जानते हैं। ये कैसे कोई नहीं, कुछ पाग है उसको दिन भर इनको घसीटना है। तो सबसे सस्ता इनको ये लगा कि कहीं से किसी कोई फीडबैक मिला कि जितिन प्रसाद को ब्राह्मण नेता, और इसी पे उन्होंने घसीटना, दुनिया भर की कहानियां गढ़ना शुरू कर दी। मनीष जी, मैं संयोग से इनके पिताजी को भी मैंने देखा, जितिन प्रसाद के, और शायद इनको इनसे तो कम साफ करा। उस समय मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव का सक्रिय था, तो मैंने बहुत करीब से देखा। वो लखनऊ में एक मंदिर है, हजरतगंज में हनुमान मंदिर है, वो वहां अगर लखनऊ है तो वो वहां दर्शन करने जाते थे। दक्षिणमुखी हनुमान, छोटा सा मंदिर है वो, लेकिन बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी पे है, वो हजरतगंज में है। लेकिन वो उनका कौन सा समय था, सवेरे जाते थे या जब भी जाते थे, उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, और ना ही उन्होंने इसके लिए कभी मीडिया बुलाया कि मीडिया आए और उसको मेरी फोटो खींचे कि हनुमान जी के दर्शन करते। ये उन्होंने कभी नहीं किया, किसी से जिक्र नहीं किया। क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं उनके करीबी थे, तब उन्होंने कहीं बताया कि मैं छात्र जीवन से जब भी मैं लखनऊ में मैं रहा हूँ, तो मैं फिर नियमित दर्शन या हनुमान जी के करता हूँ। तो वो इस टाइप से, मतलब उन्होंने कभी इसका प्रचार करने की कोशिश नहीं की। तो वो बहुत दूसरे टाइप का ना, उन्होंने कभी पूरे जीवन में अपने अंत काल तक उन्होंने कभी स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रोजेक्ट करके राजनीति नहीं। और 90 के दशक में जिन लोगों ने देखा है, तो जितेंद्र प्रसाद जो थे, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमी है। मतलब वो कहा जाता है ना अंग्रेजी में कि आप चाहे प्यार करें चाहे नफरत करें, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो इतना महत्वपूर्ण स्तंभ थे। और उस दौर में वही कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक उनके अपने लोग थे जो उनसे बिल्कुल जुड़े थे। ये बहुत बड़ी जितिन प्रसाद के पास ताकत है, जो अपने पिता जो संपर्क, वो आज भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जिसके पिता ने कभी ये काम नहीं किया, तो ये तो बॉम्बे में नौकरी करते थे उस दिन पीयूष गोयल ने सारा इतिहास इनका बताया ही ना। इन्होंने कभी प्रयास किया। मैं इनके चुनाव 2004 का भी 2009 का भी क्षेत्र में गया हूँ, उसके बाद वो नहीं गया। तो अक्सर लोग आते थे, जैसे धीरे हुए लोग आए, भैया वो वहाँ इस जात के, वहाँ उस जात के हैं, तो बहुत झेड़ा देते थे चुनाव के दौरान भी। छोड़िए, इस तरह से नहीं होता। तो वो कोई जात को खुश करने के लिए या अपने चुनाव में इन्होंने वो कोशिश की। ये अभी जो हुआ पिछले 2 साल पहले, जो यहाँ पे हुड़दंग शुरू हुआ, और उस हुड़दंग को शुरू कराने का पूरा श्रेय प्रियंका, तो वो कांग्रेस की रणनीति बनी कि साहब ये जो है किया जाए, तो ब्राह्मण इकट्ठा किया जाए। तो सबसे नौजवान, सबसे आकर्षक चेहरा, सबसे कर्मठ भी थे तो ब्राह्मण थे ही, तो इनके नाम से वो शुरू किया। लेकिन आप देखिए, उसको कोई बहुत ज्यादा तेजी में कभी जितिन प्रसाद ने दिखाई। ये था कि या भी उन्होंने कहा कि भाई जो पीड़ित है उसकी मैं मदद करूंगा, चाहे कोई हो, ब्राह्मण भी हो, दूसरी जात का भी हो। और तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा बढ़ी। तो ये असल में जो हवा बनाई जाती है मनीष जी, ये बहुत शातिर तरीके से किसी नेता को निपटा देने के लिए बनती है। ये इसको निपटा दीजिए कि आप उसको एक सीमा बाद दिए। उत्तर प्रदेश में 100 आदमी रहते हैं, आपने 9 ब्राह्मणों को नेता बना के उनको उस एक दायरे में कैद कर दिया। भाई योगी के खिलाफ क्यों ये चल रहा है, ये ब्राह्मण विरोधी है, उनको ठाकुर नेता के रूप में सीमित कर देने की एक साजिश। मेन उसका उद्देश्य ये है, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश में 10-11%, 9 या 10% ठाकुर भी हैं। तो अगर ये जिस दिन योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता हो जाएंगे, उस दिन उनका राजनीतिक जीवन खत्म। क्योंकि फिर बाकी जातियां आपको क्यों वोट देंगी? जब आप घोषित हो जाएंगे, आप हो जाएंगे नहीं ये ठाकुर नेता है,
योगी आदित्यनाथ इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत संभल कदम रख रहे हैं। वैसे जितिन प्रसाद से डर है, कांग्रेस को डर है और लोग है कुछ जिनको डर है, तो वो एक प्रायोजित हल्ला, इनको ब्राह्मण नेता, जब आप ब्राह्मण नेता बन जाएंगे तो आपको 9% वोट है खाली, जहां कुछ 2-4-10 सीटें होंगी वहां भले जीत लीजिए, बाकी तो काम खत्म हो गया ना आपका। और इसीलिए आप देखिए, मैं एक नेता का प्रशंसक हूँ, मुलायम सिंह यादव। मनीष जी, मुलायम सिंह यादव कभी उत्तर प्रदेश में 2012 के वो अलग परिस्थितियां थी, मतलब 90 के और 90 से तो उसमें थे कि ये पूर्ण बहुमत नहीं पाई थी सपा। वजह क्या थी, मुलायम सिंह पे ठप्पा लगा था यादव नेता, और वो भी क्योंकि मुसलमान आ जाता था, अन्यथा ये 100 के पार कभी सीटें ना पाती समाजवादी पार्टी। मायावती भी लिख गया कि दलित नेता, वो जब ठप्पा लगा तो फिर वो दलितों में भी फिर बढ़ गया, वो जाटव नेता है इस तरह से। तो एक बार झटके में आया, क्योंकि वैक्यूम था, किसी न किसी को आना था। उसके अलावा ये लोग प्रासंगिक हो गए। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता को विकल्प मिला, तो दलितों के लिए भी, ओबीसी के लिए, सबने इनको किनारे किया। वो तो कभी भी राजनेता को, हमने कहा ना, मैंने आपको ब्राह्मणों का ही उदाहरण दिया कि कमलापति त्रिपाठी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कभी ब्राह्मण नेता बनने की कोशिश नहीं की। जब आप अपना काम करते हैं, आपकी क्षमता होती है, आपका जो बैकग्राउंड होता है, वो स्वतः आपको नेता मान लेता है जिस जगह पे आप हैं। लेकिन आप ये कोशिश करने लगेंगे तो कोशिश होने का, मैंने कोशिश करते हुए देखा है, प्रमोद तिवारी को देखा है, नारायण दत्त तिवारी को देखा है, कैलाश मिश्रा को देखा है, और तो और छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बाहुबली माफिया सरगना हरिशंकर तिवारी हुए हैं, उनको मैंने देखा। वो परशुराम जयंती जो मेरे ख्याल से करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए की रैली कराते रहे, बकारे बहुत बड़ी, कभी गदा हो, कभी धनुष हो, कभी परसा, ये सब दिया लिया जाता था। लेकिन ये सब करने के बाद मनीष जी 2007 में अपने 70% मेरे ख्याल से होंगे, वो पूरा ब्राह्मणों का ही क्षेत्र चिल्लू पार, उसी चिल्लू पार से हरिशंकर तिवारी चुनाव हार गए। एक साधारण पत्रकार थे, उनके क्षेत्रीय पत्रकार राजेश त्रिपाठी, वो भी ब्राह्मण थे। लेकिन ये जब ये पूरा इन्होंने रैली और परशुराम फरसा गदा रैली इन्होंने करी परशुराम के नाम से, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उन ब्राह्मणों ने उस क्षेत्र के राजेश त्रिपाठी को वोट दिया, हरिशंकर तिवारी को नहीं दिया। अब दोबारा फिर जीते वो राजेश त्रिपाठी, 2 चुनाव लगातार जीते, इनको इनके घर में हराया। जो ब्राह्मण बाहुल्य ही क्षेत्र था, ब्राह्मण ही वहां फैसला करते थे। तो ब्राह्मण बड़ा दूसरे टाइप की कौम है, उसको जाति बांधने की इनका नहीं होगा। अगर जितिन प्रसाद बढ़िया काम करेंगे, अच्छा इनका प्रदर्शन रहेगा, जो भी इनकी जिम्मेदारी होगी, तो ये ब्राह्मणों के नेता स्वतः हो जाएंगे। और अगर काम ठीक नहीं होगा, लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो चाहे आप जितना ढोल पीटते रहिए कि ब्राह्मण नेता ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण नेता नहीं मानता। मैंने आपको बड़ा लंबा इतिहास बताया 30-40 साल का। तो वो ये सटीक तरीके से पूरे फैक्ट को रख दिया सर।